आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। अभी तक हमने 5 एपिसोड में प्रश्न संख्या 1 से 250 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया है और चूंकि 300 प्रश्नों की ये मॉडल प्रश्न जारी किया गया था, तो इस कड़ी की ये आखिरी एपिसोड है जिसमें 251 से लेकर 300 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अगले दिन से अब सेकंड पेपर जो ब्रिटेन का इतिहास है उससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। तो आप सभी बिना विलंब किए, बिना कोई देरी के आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अमरावती किस राजवंश की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है शातवाहन, दूसरा है शक, तीसरा प्रतिहार और चौथा कुषाण। तो ये आंध्र प्रदेश में वर्तमान में ये जो अमरावती है या अतीत का भी अमरावती वही है जो आंध्र प्रदेश में है और सातवाहनों का आंध्र प्रदेश में शासन हुआ करता था। सातवाहनों को कई बार आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सातवाहन। अगला प्रश्न है कुषाण राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये कड़फिसस जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक था, पहला शासक था। जो इसका अंतिम शासक था वो है वासुदेव प्रथम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ मिली थी। पुरुषपुर, अमरावती, मथुरा, एलोरा। पुरुषपुर जिसको आजकल पेशावर कहा जाता है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर कनिष्क का शासन था ही नहीं। मथुरा कनिष्क के क्षेत्र में ही आता है और वहाँ पे बहुत सारी मूर्तिकला का विकास कुषाणों के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मथुरा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। इस प्रश्न में 3 ही ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है कुषाण। कुषाणों ने जो है, कुषाण स्पेशली कनिष्क के नेतृत्व में, कनिष्क के टाइम पीरियड में बहुत से सोने के सिक्के जारी किए गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस कुषाण राजा ने अपना विरुद्ध महेश्वर रखा था। तो ये प्रश्न और भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ये 4 ऑप्शन में से एक है कनिष्क, दूसरा है वासुदेव प्रथम, तीसरा कड़फिसस और चौथा महेंद्रादित्य। तो मुझे लगता है विम कड़फिसस द्वितीय वो शैव संप्रदाय से था। जैसे वैष्णव और शैव जो हिंदू धर्म की शाखाएं बट गई थी, तो वो शैव मतावलंबी था और उसके जो सिक्के थे, इस चीज़ का निर्धारण इस चीज़ से हुआ है कि उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिली हैं और उसी ने जो है महेश्वर का विरुद्ध भी धारण किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कड़फिसस। इसको इतिहास में विम कड़फिसस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो सिर्फ कड़फिसस रहे फिर भी आप यही उत्तर लिखेंगे और विम कड़फिसस द्वितीय रहे फिर भी यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दुर्धर। तो अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, तो इसीलिए गुप्त वंश में इसका आंसर होने का प्रश्न ही नहीं है। बचता है तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को मौर्य गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन और इसका टाइम पीरियड 319 से 335 ईस्वी के बीच है। लेकिन इसके पहले भी जो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं या बहुत ऐसे वंशावली है, उसमें 2 चंद्रगुप्त प्रथम के भी पहले 2 शासक वहाँ पे मिले हैं। एक का नाम श्रीगुप्त था और दूसरे का घटोत्कच। तो यदि इस तरह का जो ये आए प्रश्न आए और अगर उसमें श्रीगुप्त और घटोत्कच ऑप्शन हो तो आपको पहले उसको मानना चाहिए। लेकिन चूंकि वो सब ऑप्शन नहीं है तो ये जो तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, उसे माना जाएगा कि इसका टाइम पीरियड यही है और इसी ने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। एक चीज़ हमेशा हम ध्यान रखेंगे, इतिहास में कुछ प्रश्न को बहुत स्पष्ट किया जाता है और कई बार उसको वेग तरीके से पूछा जाता है। तो जैसे स्पष्ट प्रश्न होता है तो इसमें पूछा जाता है कि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जैसे वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही उत्तर है। लेकिन सिर्फ संस्थापक पूछा गया और उसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच जैसे ऑप्शन नहीं दिए गए तो उस परिस्थिति में भी चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 335 ईस्वी से 375 तक भारत पर किसने शासन किया। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसने अपना शासन स्थापित किया था। तो ये जो टाइम पीरियड है कि 335 से 375 तक भारत पर किसने शासन किया, तो उसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के बारे में जो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, और ये जो समुद्रगुप्त का जो कवि था हरिसेन, उसी ने इसकी, वो दरबारी कवि था और उसी ने इसकी रचना की थी, तो उसे समुद्रगुप्त के विजयों का तमाम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में दिल्ली का लौह स्तंभ बनाया गया? तो ये जो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसको मेहरौली, दिल्ली के पास मेहरौली एक जगह है कि मेहरौली का स्तंभलेख उसको माना जाता है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि मिहिर कुल को किसने बंदी बनाया था? इसमें भी 4 ऑप्शन है, बालादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और यशोधर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यशोधर्मन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पाल वंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश ये बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है, इसमें पाल वंश का शासन था, और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। माना जाता है कि गोपाल को इसके अपने लोगों ने इसके चुना था राजा के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है पाल वंश। उसी के बाद शासक धर्मपाल, देवपाल, ये सब उसी वंश के शासक हुए हैं। अगला प्रश्न है 262वां कि पाल वंश ने किस भूक्षेत्र पर शासन किया? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में इसका उत्तर दिया कि बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है वो पाल वंश के शासन के अधीन आता था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस कवि ने खुद को कलिकाल वाल्मीकि कहा था? कलिकाल मतलब कलयुग के समय का वाल्मीकि। तो इसमें ऑप्शन है भाव, भूति, कालिदास, राजशेखर। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कि नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो इस हिसाब से इसका जो 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कोई सही मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है, और तो इसका आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है 264वां कि पल्लव निर्माण का पहला प्रमाण है? ईंट से निर्मित कुआं, ईंट निर्मित मंदिर, राजमहल, प्रस्तर काटकर मंदिर बनाना। प्रस्तर एक्चुअली पत्थर को कहा जाता है। तो पल्लव काल में बहुत से ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जो पत्थरों को काट कर बनाया गया है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रस्तर काट कर बना मंदिर। अगला प्रश्न है कि आरंभिक काल के शाही शिलालेख डैश में थे, मतलब उसकी भाषा। जो पल्लवों के जो शाही शिलालेख का मतलब यहाँ राजकीय, ऑफिशियल, जो सरकारी जो उसके ये शिलालेख वगैरह मिले हैं, उसकी भाषा क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्राकृत तथा संस्कृत भाषा। ये अथवा लिखा है, यहाँ तथा होना चाहिए कि चूँकि प्राकृत में भी और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पल्लवों ने खाली स्थान से कांची प्राप्त किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चालुक्य, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पल्लव और चालुक्यों के बीच युद्ध हुआ था और पल्लवों ने चालुक्यों से कांची जीत लिया था। अगला प्रश्न है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने डैश पर कब्जा किया था? बादामी, वातापी, मदुरई, कांची। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, वातापी। इसी विजय के बाद उसने वातापी कोंड का उपाधि या विरुद्ध धारण किया था। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश ने डैश के बीच शासन किया था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें मुझे बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, चूँकि जो पहला पल्लव शासक था वो सिंह विष्णु था। उसका टाइम पीरियड 575 से 600 ईस्वी है। तो इस परिस्थिति में छठी शताब्दी ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन अंतिम शासक जो था अपराजित वर्मन, 879 से 897 ईस्वी का टाइम पीरियड है। तो उस हिसाब से 9वीं सदी हुआ। तो छठी से 9वीं सदी का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाए तो छठी से 9वीं सदी इसका सही उत्तर लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पल्लव काल में विरुद्ध का अर्थ था नृत्य, महल, उपाधि, इनमें से कोई नहीं। तो विरुद्ध कहा जाता है उपाधियों को, और जो बहुत सारे, जैसे भी हमने आपको बताया कि उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो महेश्वर की उपाधि कहें या विरुद्ध कहें, एक ही चीज़ है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है कि किस चोल राजा ने पल्लवों को पराजित कर कांची हासिल किया था? अभी पीछे हम लोगों ने एक प्रश्न में देखा कि कांची पल्लव नरसिंह वर्मन ने पर कब्जा किया, पल्लवों ने कांची किससे प्राप्त किया था? और फिर ये जो अगला प्रश्न है कि किस चोल राजा ने पल्लवों को पराजित कर कांची हासिल किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदित्य प्रथम। वो पल्लवों को परास्त किया था और उसके बाद कोदंड राम की उपाधि उसने धारण की थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को कोट्टयम और ग्राम कहा था?
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए चोल। चोल प्रशासन की जो प्रशासनिक इकाई थी, अगर उसको आप ऊपर से नीचे की ओर देखना चाहें या बड़े से छोटे की ओर जब आप बढ़ना चाहें, तो जो सबसे बड़ी इकाई थी वो राज्य, उसके बाद मंडल, फिर वलनाडु, नाडु और उसके बाद कोर्रम या कुट्टम। तो इसका जो सही उत्तर है 271वें प्रश्न का ऑप्शन ए चोल। अगला है कि पल्लव राज्य की पूर्वी सीमा कहाँ थी? पेन्नार नदी, नेल्लोर जिला, बंगाल की खाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो आप जब इसका मैप देखेंगे पल्लव राज्य की पूर्वी सीमा का, तो ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी तक सटा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है सी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है पल्लव शासक डैश में आस्था रखते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और शैववाद लिखा है। तो यदि शैववाद ऑप्शन नहीं होता तो हम हिंदू धर्म लिखते, लेकिन चूंकि शैववाद बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है तो पल्लव शासक शैव थे, तो शैववाद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिंहली शरणार्थी मानवर्मा को पुनर्स्थापित करने वाला पल्लव राजा था? विष्णुगुप्त, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मा प्रथम, या नरसिंह वर्मा की जगह कई बार नरसिंह वर्मन भी लिखा रहता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने मानवर्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए नौसेना सिंहल प्रदेश यानी श्रीलंका की ओर भेजा था और उसी ने इसको पुनर्स्थापित कराया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि डैश में राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय बताया गया है? पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिनी, विक्रमांक देवचरित, दशकुमार चरित। तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना चंद्रवरदाई ने किया था और ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में दरबारी कवि था और उसी ने अपने ग्रंथ में लिखा है राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय बताया है। यह दंत कथा भी है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन अग्निकुलोत्पन्न राजपूत गोत्र नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंदेल। चूँकि जो अग्निकुल से उत्पन्न जो राजपूत गोत्र बताए गए उसमें प्रतिहार है, चालुक्य है, चौहान और परमार हैं, ये सब अग्निकुल से उत्पन्न बताए गए हैं। तो ये चारों ये शेष तीनों ऑप्शन जो है अग्निकुल से रिलेटेड है। एक चंदेल है जो अग्निकुल से रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंदेल। अगला प्रश्न है 277 के पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? अभी जस्ट पीछे हमने जो 275वें प्रश्न का उत्तर दिया उसी प्रश्न में इसका जवाब दिया और इसका ऑप्शन हमने बताया चंद्रवरदाई, उसी ने अपनी किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। अगला है 278वां प्रश्न कि राजपूतों ने डैश मंदिर बनवाया था? खजुराहो, कोणार्क, पुरी या भुवनेश्वर, इनमें सभी। तो खजुराहो मंदिर, कोणार्क मंदिर जो भुवनेश्वर में है और पुरी और भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर में है ही, ये सारे शासक राजपूतों के द्वारा, ये सारे मंदिर राजपूतों के द्वारा बनवाए गए हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? वासुदेव, सोमेश्वर, गोविंदराज चतुर्थ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सोमेश्वर। अगला है कि इनमें कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है अनंत वर्मन, दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है कपिलेंद्र और चौथा है पुरुषोत्तम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम उसी ने इस कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें उसको रथ के रूप में दर्शाया गया है और 7 बड़े बड़े पहिए बनाए गए हैं उसमें, जो पत्थर का है और उस पर बहुत ही शानदार है। अगर कभी आपको वहाँ जाने का अवसर मिले बिल्कुल आप देखिए, और ढलते हुए सूर्य या सूर्योदय के समय सूर्य का एक देखने का वहाँ पर एक अपना आनंद है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान डैश राजपूत वंश से संबंधित थे? चंदेल, गहरवाल, तोमर, गहलोत। तो इसका जो सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान वंश से था। तो इसका इस चारों में मुझे कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि संयोगिता डैश की पुत्री थी? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और कहा जाता है, ऐसी दंत कथा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने से संयोगिता का प्रेम विवाह था और उसने स्वयंवर में उसे अपना लिया था। कुछ इस तरह की कथाएं प्रचलित हैं।
अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई डैश में लड़ी गई। तो तराइन की 2 लड़ाई लड़ी गई, पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। तो ये पहला पूछता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1191। फिर अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था। तो जिन 2 शासकों के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, उन्हीं शासकों के बीच दूसरी भी लड़ाई हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। चूँकि उस समय के जो जयचंद जो शासक थे, उसने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, और इस मदद नहीं करने की वजह यह थी कि जयचंद की जो पुत्री संयोगिता थी, उससे पृथ्वीराज तृतीय ने उसकी इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर लिया था। अगला प्रश्न है कि किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन, वसुमित्र। तो शंकराचार्य इसका सही उत्तर है। अद्वैतवाद का दर्शन शंकराचार्य ने दिया है, और इसके लिए शंकराचार्य जाने भी जाते हैं, और उनका जो तर्क था कई अकाट्य तर्क के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। शंकराचार्य खुद शैव मतावलंबी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अनंत वर्मन, नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम। ये इस प्रश्न की पुनरावृत्ति है, पीछे भी ये प्रश्न बताया गया था, तो इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। आप रिमाइंड करने की कोशिश करें कि पीछे हमने इस प्रश्न का उत्तर क्या बताने का कोशिश किया था। मुझे लगता है कि कुछ और बातें इसमें बता देनी चाहिए कि गंग वंश, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो गंग वंश का शासक था, और उसने जो कोणार्क मंदिर बनवाया है या सूर्य मंदिर कोणार्क का, वो नागर शैली की रचना है और बहुत ही खूबसूरत रचना है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे। सेन वंश के लक्ष्मण सेन, पाल वंश के धर्मपाल, पाल वंश के गोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव सेन वंश के जो लक्ष्मण सेन थे उनके दरबारी कवि थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सुल्तान महमूद के दृष्टांत पर कौन भारत आया। अलबरूनी, सुलेमान, अल मशूदी, इब्न हक। इसका जो सही उत्तर है अलबरूनी, या अबू रिहान भी इसका नाम कहा जाता है। इसकी जो चर्चित रचना है वो किताबुल हिंद या तहकीकात के हिंद है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर डैश के लिए आक्रमण किया। साम्राज्य विस्तार, शक्ति और विजय। ऑप्शन सी इस्लाम के प्रचार प्रसार, डी, ए और बी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी। साम्राज्य विस्तार और शक्ति और विजय उसकी महत्वाकांक्षा थी। कभी भी इस्लाम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से गोरी ने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि किस तुर्क सरदार ने बंगाल और बिहार पर कब्जा किया था। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद और बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी इसका सही उत्तर है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। वो खुद शासक नहीं था, वो एक सरदार था तुर्क। अगला प्रश्न है कि एलोरा के ठोस चट्टान को काटकर निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बना था। चोल, कदम्ब, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पल्लव। पल्लव नरेश जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, और भी कई मंदिरों का निर्माण उसने कराया, जिसमें महाबलीपुरम का मंदिर विख्यात है। अगला है कि निम्नांकित में किसे मंदिर के दान में नहीं लिया जाता है। धन, दास, पशुधन और भूमि। तो आप जानते होंगे, अभी भी आप देखते होंगे कि धन दान करने की प्रथा है, भूमि भी दान करने की प्रथा है, दासों की प्रथा बंद कर दी गई है, लेकिन पशुधन दान की प्रथा कभी नहीं रही है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। अमोघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव और कृष्णा प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है शंकराचार्य मूलतः एक थे। पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है शाक्त और चौथा है सौर। तो अभी हमने आपको बताया कि पिछले प्रश्न के उत्तर में, वो प्रश्न संख्या कौन सा था, मुझे लगता है 285, उस प्रश्न के उत्तर में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, और इसका जो सही उत्तर है वो शंकराचार्य मूलतः एक शैव संप्रदाय के थे, और उनकी जो दर्शन है वो बहुत फेमस है, अद्वैतवाद का दर्शन है। उन्होंने कहा, उन्हीं का दिया हुआ ये है महत्वपूर्ण लाइन है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मतलब एकमात्र ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत जो है ये मिथ्या है, झूठ है। अगला है कि गौरी ने अपना पहला आक्रमण खालिस्तान के ऊपर किया था। मुल्तान, सिंध, पंजाब, अनिलवार। तो ये लोग पश्चिमोत्तर
सीमा से भारत की ओर प्रवेश किए थे और पश्चिमोत्तर सीमा पर जो पहला क्षेत्र पड़ता है वो है ऑप्शन ए मुल्तान। अगला है कि कन्नौज पर शासन करने वाले डैश राजपूत थे, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, गढ़वाल, डी, ए और सी। तो इसका गुर्जर, प्रतिहार और चंदेल दोनों ने कन्नौज पर शासन किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? भीनमाल, रंगपुर, मांडा, खजुराहो। तो गुर्जर प्रतिहारों की शुरुआत में राजधानी भीनमाल थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, भोज और प्रतिहार। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है और इसमें से कोई भी ऑप्शन नागभट्ट प्रथम का नहीं है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट से लेकर राजा भोज तक के कार्यकाल का विस्तार से वर्णन दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो नागभट्ट प्रथम, जो इस चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का डैश में अंत हो गया? 1001 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1213 ईस्वी और 1214 ईस्वी। तो जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था वो यशपाल था, वो 1036 ईस्वी में था और उसी के समय में प्रतिहार वंश का अंत हो गया था। और तो इस चारों ऑप्शन में से 1036 कोई नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो 1036 इसका सही आंसर आप लगाएंगे। और इस एपिसोड का ये आखिरी प्रश्न और संभवतः ये जो प्राचीन भारत से रिलेटेड 300 प्रश्नों की श्रृंखला थी उसमें ये आखिरी प्रश्न है कि मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने इस कड़ी का आखिरी श्रृंखला इस श्रृंखला की आखिरी एपिसोड हमने आपके समक्ष रखा है और मेरा प्रयत्न ये है कि इस 300 प्रश्नों को आप बार बार देखें, बार बार अध्ययन करें। इम्तहान के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच आप इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका अधिकतम लाभ ले सके। और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि आप अपने मित्रों से, अपने जानने वालों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इसे लाइक करने के लिए कहें, इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक बेनिफिट मिले और इस चैनल की जो गरिमा है, इस चैनल का जो प्रचार प्रसार है, इस चैनल की जो लोकप्रियता है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। इसी और आप अपनी परीक्षाओं में अधिकतम अंक ला के बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में पहुँचे, अपने परिणाम को बहुत बेहतर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इस एपिसोड को मैं समाप्त कर रहा हूं। अगले एपिसोड में अगला जो एपिसोड होगा वो इंग्लैंड का जो राजनीतिक और वैधानिक इतिहास है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा उसमें। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।